यानी कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में, हालांकि 2020 में देखिए जीत हासिल उन्होंने की थी, लेकिन अब इस बार जो पारिवारिक कलह देखने को मिला उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यहां पर जरूर तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए आरजेडी ने भी प्रत्याशी अपने उतार दिए थे और इसके बाद चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी यहां पर उतारे और कहीं ना कहीं अब एलजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त इस वक्त लेते हुए महुआ से नजर आ रहे हैं। और खुद देखिए जब अब तेजस्वी यादव यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसी समय समझ आ रहा था कि हो सकता है कि तेज प्रताप के लिए भारी पड़ सकता है और अब तक के रुझानों में यही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तेज प्रताप देखिए महुआ की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी का गढ़ ये माना जाता है और यहां से अब पिछली बार तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी, हालांकि फासला बहुत कम था लेकिन जीत हासिल की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव का अब तक रुझानों में बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर ये जो नतीजे सामने आते हैं तो क्या उसमें आगे बढ़ेंगे, ये भी देखना काफी अहम होगा। राघोपुर में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर में तीसरी बार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से। तो देखिए हमारे साथ राजीव जेटली जी भी हैं जुड़े हुए और आपको बता दें कि तमाम जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनकी भी मौजूदगी है, आलोक जी भी मौजूद है हमारे साथ और राकेश जी की भी मौजूदगी है। कहीं ना कहीं हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, निखत जी भी हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले आप ही का कमेंट, एक कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी कि ये जो चुनाव के रुझान है ये नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो थोड़े वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो है कि बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं हो जाएगा सर, कि मतलब ये आ रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, जो कि जिस तरह से ट्रेंड है निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बने आरजेडी की सीटें एक जो नंबर 1 बनने की थी वो कोशिश जारी है और लेकिन जेडीयू ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है रुझान से, इससे ऐसा लगता है कि एनडीए को तो आप रोक नहीं पाएंगे। और ये गलतफहमी कांग्रेस की और आरजेडी की जो रही है कि नीतीश कुमार वापस पाला बदलेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि कतई भी वो इस बार नहीं बदलेंगे। पहले भी कई और कारण रहे हैं लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बार बार स्पष्ट किया था और वो फिर से मुख्यमंत्री एनडीए आएगी और चाहे सीटें कम भी हो जेडीयू की तब भी मेरा ऐसा मानना है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। इसी के बल पर महिलाओं ने बड़े पैमाने पर नीतीश के नाम पर वोट दिया है और उसका लाभ जेडीयू को मिल रहा है और बीजेपी को तो मोदी जी का नाम का वोट का फायदा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो रुझान जो आए हैं जिस तरीके से मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेंज है, मतलब कि पिछली बार जो आरजेडी है वो बहुत बड़ी पार्टी जो है और एक मतलब रिएक्शन छोटा सा मेरे को इस पे भी चाहिए कि जो ये प्रदर्शन रहा है जेडीयू का, क्या नीतीश के चेहरे पर इस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार को लेकर हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था और जिस तरह से महिलाओं ने, ओबीसी और ईबीसी ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, जो शुरुआती रुझान है अभी खुशबू, तो इसको आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू, जो कि हम लगातार हम कर रहे थे कि जेडीयू बेहतर प्रदर्शन करेगी, जेडीयू जो है एनडीए में बेहतर प्रदर्शन कर रही है और नंबर 1 में जो टक्कर चल रहा है जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार पर महिलाओं और ओबीसी और ईबीसी का जो है विश्वास। ठीक है, राजीव जी भी हमारे साथ है, निखत जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव जी, ये जो शुरुआती रुझान है, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा तस्वीर साफ होने में, लेकिन ये रुझान कहीं ना कहीं उत्साह पूर्वक है, जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी कुछ वैसा ही है। देखिए बिल्कुल सुशासन को के ऊपर जनता की मोहर है। बिहार के अंदर जो परिस्थितियां पहले पैदा होती थी उसके बाद जो परिवर्तन आए नीतीश जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उसको यहाँ के युवाओं ने महसूस किया। मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा इस बात पे, एक बात कोट की जा रही है, फिर भी कास्ट फैक्टर को कहीं ना कहीं आगे लेकर के आया जा रहा है। सब अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। उन्हें एक बेहतर बिहार चाहिए, बेहतर भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए माताओं ने वोट किया है, बच्चों के भविष्य के लिए उनके पिता ने वोट किया है और अपने भविष्य के लिए युवाओं ने वोट किया। ठीक है, ओके। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और फिर निखत जी मैं आपके पास भी आती हूँ। झाझा सीट से जेडीयू के दामोदर रावत 4685 वोट से
आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये जो सिलसिला है, दरौली सीट से एलजेपी के विष्णुदेव 371 वोट से आगे हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली 1826 वोट। तो आपको बता दें सिवान से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से खड़ा किया गया था तमाम सीटों पर, वो फिलहाल काम करता हुआ एनडीए की तरफ से तो नजर आ रहा है। और निखत अब्बास जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निखत जी, इस बार का जो ये पूरा आंकड़ा है, कांग्रेस क्या पिछली बार से, खुद के अगर सिर्फ कांग्रेस की स्पेसिफिक बात की जाए, क्या अब पिछली बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा, सीटें बढ़ पाएंगी? क्योंकि अभी तो आंकड़ा 16 पर है जो आप लीड कर रहे हैं, मतलब अभी हालांकि थोड़ा वक्त है जरूर तस्वीर साफ होने में। क्या बता रहा है ये आंकड़ा, कैसे ले रही है इसे? पहले तो आपको, मेरी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दूसरी बात यही आपने बिल्कुल सही कही कि अभी ये जो है ना शुरुआती रुझान है, इस पर कुछ भी बोल देना, जैसे बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर सुबह सुबह आकर कहते हैं। और इन्होंने कहा कि पिछले इतने वर्षों में जो विकास हुआ है उसी विकास को देखते हुए जो है ना युवाओं ने अपने नौकरी के लिए वोट दिया है, बच्चों ने अपनी भलाई के लिए दिया है, माताओं ने अपनी भलाई के लिए दिया। मैं पूछना चाहती हूँ पिछले 11 वर्षों में तो इन्होंने कुछ करा नहीं, और अगर करा तो 11 वर्षों की जो इन्होंने काम थे वो गिनाने थे रैलियों में। काहे ध्रुवीकरण की रैली कर रहे थे, काहे ये लोग घुसपैठ की रैली कर रहे थे। तो ये तो सभी ने देखा है कि किस प्रकार इन्होंने कहीं से कहीं तक किसी भी रैली में ना ही देश के प्रधानमंत्री, ना ही गृहमंत्री, ना ही भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े फिलहाल के तो ये नहीं बता रहे। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा बहुत है। और देखिए ग्राउंड की अगर निखत जी बात की जाए, असल में क्या है ना, अभी 1 घंटे ठीक है निखत जी आती हूँ आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत, ये अहम जानकारी आ रही है सामने। इलेक्शन कमीशन ने दिया ये भारी बहुमत, जेडीयू 68, बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है। और आप देखिए कि ये चिराग की पार्टी भी 16 सीटों पर आगे है। जो प्रदर्शन है अभी आप देखिए ये सामने आ रहा है रुझानों में। फिलहाल एनडीए को बहुमत 213 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 213 सीटों पर जो रुझान है वो आ चुके हैं और एनडीए को भारी बहुमत। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, ये जो शुरुआती आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, मतलब कि पिछले 9 साल में मतलब काम किया नीतीश कुमार ने। क्या उसी काम के बलबूते आज भी उनको महिलाएं और जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने वोट किया है? जो जेनजी है उन्होंने वोट किया? चुनाव में 2-3 चीजें बहुत हमें अच्छे से समझनी होंगी जी। सबसे पहली चीज ये कि जो अभी दिख नहीं रहा है, इसमें निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है अभी हमें आंकड़ों में बहुत कम दिखेगा। हाँ। लेकिन जो सोशल मीडिया हाइप क्रिएट किया प्रशांत किशोर की ओर से, उससे क्या हुआ कि बीजेपी को बहुत अलर्ट मोड में आना पड़ा। हाँ। और आप देखिए वोटर जो बूथ तक पहुंचा उसकी संख्या बढ़ी। वो ऐसे नहीं बढ़ती है, उसको बढ़ाने के लिए बीजेपी, आरएसएस और उधर जनता दल यूनाइटेड आरजेडी, इन सब ने भी मेहनत की। तो जो ये वोटर बढ़ा, उस दिन सबको, ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि जो वोटर बढ़ा है या जो छठ के लिए रुक गया है, जो अप्रवासी बिहारी है, वो लोग बढ़े, जबकि ऐसा नहीं था। ये वो वोटर बढ़ा था जिसको लगा कि यार माहौल बदल रहा है, हमें अपने नेता को जिताने के लिए बूथ तक पहुंचना है। मुझे ये लगता है अब तक की जो एनालिसिस है वो ये क्लियर हो रही है। दूसरी चीज, नीतीश अब एक बार फिर इस पूरी दुनिया के इलेक्टोरल सिस्टम की केस स्टडी बन गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में पलटू राम क्या क्या नहीं सुना पिछले दिनों, उनको बीमार, पागल, याददाश्त कम, सब कुछ कहा गया। इसके बावजूद जिस तरह से इलेक्शन के बीच में नीतीश ने कम बैक किया, लोगों को बुला बुला के खुद चुनाव चिन्ह दिए, जिस तरह से उन्होंने जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते थे, मौसम खराब होता था तो ये लोग रैलियों में नहीं जा रहे होते थे, 1 दिन 2 दिन ऐसा भी देखा गया, तब नीतीश कुमार कार से गए हैं रैलियों में। नीतीश कुमार घर पे नहीं बैठे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब पूरी दुनिया के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए केस स्टडी बनेंगे कि कोई नेता क्या ऐसा करता है। एक छोटी और तीसरी चीज मैं जोड़ूंगा इसमें, आलोक जी बैठे हैं वो बताएंगे इसमें और ज्यादा। ठीक है। जब शराबबंदी की बात चल रही थी तो शराबबंदी के समय लग रहा था कि यार ये शराबबंदी नीतीश का माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन जी सर, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर संजीव, यहीं से फिर शुरू भी कीजिएगा। अब हम शराबबंदी पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो सचमुच इतना बड़ा फैक्टर था जो इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो लखीसराय से सामने आ रही है, विजय सिन्हा आगे निकले हैं।
देखिए ये ऐसी सीट है जिस पर लगातार कहा जा रहा था कि नाराजगी है डॉक्टर विजय सिन्हा के लिए, लेकिन फिलहाल अभी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे तो आश्वस्त थे अपनी जीत के लिए, साथ ही कह रहे थे एनडीए सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल लखीसराय से कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी आपको दे दें। लखीसराय से विजय सिन्हा आगे निकले हैं और कहीं ना कहीं ये जो तमाम आंकड़े हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो दिलचस्प होते हुए आप देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी रुझान जो है वो सामने आ गया है और ऐसे में अभी फिलहाल जो लखीसराय की बात अगर आप करें, हॉट सीट है ये एक तरह से। और निखत जी आप कुछ कह भी रही थी, अपना पॉइंट भी पूरा कीजिएगा। और यहाँ लखीसराय या तमाम सीटों की भी अगर हम बात करें तो फिलहाल रुझानों में जो टक्कर है मुख्य तौर पर बीजेपी और अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जो जेडीयू है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में फासला काफी ज्यादा है और कांग्रेस के आंकड़े बहुत ही पीछे रह रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए मैंने जैसे कहा ये तो शुरुआती रुझान है और अभी अगर हम 1 घंटे पहले की बात कर ले तो खबर तो ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन रुझानों में एनडीए आगे चलने लगी थी। तो ये किस प्रकार की चीजें इस समय हो रही है, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलके किस तरह से कुछ चीजों को, कुछ बूथ्स को कैप्चर करा के एक फेक न्यूज का प्रोपोगेंडा नैरेटिव भी चलाती है, ये हम सब ने देखा, ये जग जाहिर है। रही बात अभी, तो अभी मुझे लगता है कि अभी 12:30-1 बजे तक हम लोगों को वेट करना चाहिए पिक्चर क्लियर होने का, और जो भी सीट्स आएंगी, जो भी जनता का फैसला होगा वो सराखों पर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, जो घोटालेबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ बिहार नहीं अलग अलग राज्यों के चुनावों में करी है, जैसे अभी इतना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने बताया, आप तक भी ये बात आई कि किस प्रकार ब्राजीलियन एक मॉडल को अलग अलग वोटर आईडी उसके बन गए और 22 वोटर आईडी उसके बन गए, और हरियाणा चुनाव में किस प्रकार का वहां पर वोट चोरी हुई, ये सब हमने देखा है। जिसकी बात की गई थी वो खुद उन्होंने कहा कि वो भारत आई नहीं, उनकी जो फोटोज है वो किस तरह से सामने आई है, उन्होंने भी ये बात सामने आकर कही। बहरहाल आते हैं आपके पास, निखत जी आपके पास आई हूं मैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बता दें कि विजय सिन्हा, देखिए पटना में सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये जानकारी, जहां पर पटना में सीएम हाउस जो है उसकी बढ़ा दी गई है सुरक्षा, क्योंकि अब तक रुझानों में जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए धीरे धीरे अब अगर आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो 10:30 बजे का वक्त, मतलब 1.5 घंटे हो चुके हैं और अब धीरे धीरे तस्वीर जो है वो और ज्यादा साफ होगी और ये नजर आएगा कि आखिरकार किसकी सरकार जो है वो बिहार में बनने जा रही है। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से अपने दावे जरूर किए गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस पार्टी ने चुनाव कैसा लड़ा, अब ये रिजल्ट जो है वो तय करेगा। फिलहाल रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और राकेश जी और आलोक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा आलोक सर, देखिए ये चाहे तमाम पार्टियां लाख बातें कहें, वोट चोरी की बात जो है वो मुद्दे उठे, तमाम चीजें हुई, लेकिन सर ये बात भी माननी पड़ेगी कि बिहार चुनाव में अगर कोई मुद्दा रहा तो पलायन से लेकर शिक्षा, ये तमाम मुद्दे अभी भी रहे जो 20 साल पहले रहे और उन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया। और कहीं ना कहीं ये जो जंगल राज की बात लगातार की गई, शायद उसने भी काम किया है। देखिए इसमें मैं दोहरा शायद हो सकता है, दूसरों से राकेश जी भी हो सकता है मुझसे असहमत हो। पलायन के मामले में अभी हमने अपना जो अखबार है इंडिया न्यूज़ और आज समाज और संडे गार्जियन, उसमें इस हफ्ते ही लिखा था कि देखिए जो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले गए वो अपने घर पैसा भेजते हैं, उससे खुशहाली। आप यदि, मैं तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी का जो गांव है समस्तीपुर के पास, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो, वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो
ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं, और वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, FIR हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी होगी सर नई सरकार अगर? अब भूमिका अभी तो आना बाकी है। हम तो सोचते हैं कि 6 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान दे रहा है 3, 4, 5, 3, 4, 5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आँख मूंद करके NDA को साथ देने वाले में से हैं। और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने, लोग सरकार चले, अच्छा है। थे और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फिलहाल जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। 43 सीटों को लेकर ये रुझान जिस तरीके से सामने आए हैं, जहां बीजेपी आगे है। इलेक्शन कमीशन ने 229 सीटों के रुझान जारी किए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 229 सीटों का रुझान सामने आया। 72 पर बीजेपी, 71 सीटों पर JDU आगे है। कुछ इस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर जिस तरीके से रुझान निकलकर ये सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, हमारा देश एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनतंत्र के जुनून और जज्बे से भरपूर है। और हर चुनाव जो है वो जनतंत्र का जो है वो सबक होता है और जनादेश का संदेश होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में होती हैं, उन्हें इस जनतंत्र के सबक और संदेश को नतमस्तक होकर के सम्मान भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। जहाँ एक तरफ जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहीं दूसरी तरफ हार का हलवा भी होता है। चाहे जीत की जलेबी हो, चाहे हार का हलवा हो, दोनों में जो है वो जनतंत्र का जायका है और उस जायकों का जो है वो स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त जो है वो जनता के जनादेश का जो रुझान है वो स्पष्ट रूप से है। वो सुशासन की निरंतरता के लिए लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में भी दिखे थे और उसका जो है इम्पैक्ट आज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको लगता नहीं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? नहीं, किस बात का? अभी तो जो है वो रुझान आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। जीत और हार दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। लेकिन 2015 में भी तो आपने तैयारियां कर ली थी, लड्डू बन गए थे, इसके बाद लड्डू तो फेंकने पड़ गए थे, याद है ना सर? वो ऐसा है कि जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका देता है जी। सर लेकिन दूसरी ओर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो महागठबंधन अभी भी वोट चोरी का मुद्दा उठाता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव जो है सुबह तक कहते नजर आ रहे थे, कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 दिन लगातार की और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम हैक नहीं होगी, वोटों की चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। देखिए, आपराधिक अराजकता के जरिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को कुछ लोग बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे जी। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो है वो जनता का जो जनादेश होता है उसको सम्मान भी करना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। क्योंकि जो है वो आप जो है वो अगर ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि जो सत्ता जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता जो है वो सबसे बड़ी देश के लोग जनतंत्र की मालिक है। वो जो है वो तय करती है कि किसको जो है वो सिंहासन पे बैठाना है और किसको सिंहासन से जो है वो उतारना है।
लेकिन आरजेडी के नेता हैं संजय सिंह, उनका जो कल बयान सामने आया था आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर अब हम जीत रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हर सीट पर आगे है और जीत भी हासिल करेगी जब तक कोई गड़बड़ी ना हुई हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो हाल फिर नेपाल जैसा होगा। सुनील सिंह, माफी चाहूंगी, सुनील सिंह। देखिए, वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को कोई भी व्यक्ति ना हाईजैक कर सकता है, ना बंधक बना सकता है। आपराधिक अराजकता के जरिए जो है वो संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है, प्रतिबद्धता है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधक नहीं बना सकता। हमारे देश ने ये देश जनतंत्र हमारा जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे जनतंत्र आया है, और आप जो है वो एक चुनाव में और एक चुनाव के बहाने बना करके, और आप मतदान से पहले जो है वोट चोरी का वितंडा करके, मतदान के बाद वोट चोरी का जो है वो विलाप करके, ये सब चीजें करके इससे कोई फायदा नहीं है। सर मैं रोकूंगा आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे, 4113 वोटों से मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मैथिली ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और राकेश सर, आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे सर। साहब, क्या मुद्दा ऐसा रहा जिसके बलबूते आप लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान में आपको बढ़त जो दिख रहा है, कौन ऐसे मुद्दे रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा, या विकास का एजेंडा? क्या ऐसा मसला रहा जिसके बूते जो है जो शुरुआती रुझान में आप काफी बढ़त बनाए हुए हैं? जी नकवी जी, 10-11 सालों, हाँ जी, इन 10-11 सालों में जो है वो जितने भी जनता ने जो है वो चुनाव हुए, और अधिकांश चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया बीजेपी और एनडीए के पक्ष में दिया जी। और जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने में लगी रही, वही कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो हार की हिस्ट्री बनाता रहा। और मैं मानता हूं कि ये जो आज लोगों का मूड है या मतदाताओं का मिजाज है वो बहुत साफ है। वो सुशासन के निरंतरता के लिए, समावेशी विकास के सफर को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और जो स्पष्ट नीति है और नेतृत्व है उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। अब जहां तक सवाल है ये गठबंधन, अब इन गठबंधन की प्रॉब्लम ये थी कि इनके खुद के अपने विरोधाभास इतने थे कि उस विरोधाभास के जो है वो बोझ की तरह ये खुद दबे हुए थे जी। इनका समझौता जो है वो हाथ मिला के नहीं हुआ, हाथ मरोड़ के हुआ है। इनका समझौता जो है वो गले मिला के नहीं हुआ है, बल्कि गले दबा के हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए फ्रेंडली फाइट करने लगे ये बाद में। नकवी जी, थोड़ा सा मैं इसलिए आपका ध्यान दिलाऊंगा कि सीमांचल जो क्षेत्र है, जेडीयू का भी चूंकि एक फायदा, और वैसे भी मैं मानते हैं कि क्या जो अल्पसंख्यकों का, चूंकि आप तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यकों का भी वोट बीजेपी एनडीए को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि ये बार बार ध्वनि दी गई कि इस बार पूरा यादव मुस्लिम सारा वोट जो है वो उनको ही मिल रहा है। इस दृष्टि से चूंकि आपका पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हैं, शाहनवाज हैं, इस दृष्टि से क्या ओवैसी के हाथ में वहाँ ज़्यादा लाभ मिले, और जेडीयू या बीजेपी क्या अपना प्रभाव अल्पसंख्यकों के प्रति उतना नहीं आकर्षित कर पा रही, या कर पा रही है? तो क्योंकि कई है, भागलपुर है, पटना है, सब जगह अल्पसंख्यक तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक केवल सीमांचल में है। आपका क्या आकलन है? देखिए मैं शायद आलोक जी बोल रहे हैं शायद। जी जी, हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का, ख़ासतौर से मुसलमानों का, जिन पार्टियों ने थोक में वोट लिया उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया है, और उनके अंदर जिस तरह का भय भ्रम का एक भंवर जाल बिछाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का एक रिवाज और मिजाज को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ वो खुद मुसलमानों को हुआ है। और इस बात को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान समझने लगा है, और समझने इस बात को भी लगा है कि हमारे वोटों में हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटों में कंजूसी के बावजूद भी बीजेपी ने या एनडीए ने विकास में कमी नहीं की, और जो विकास जो है वो समान विकास और सबका विकास इस दिशा में किया। इसलिए जो है वो
मैं मानता हूं कि कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से आने वाले बंगाल में। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, लेकिन इस बीच एक मैप निकलकर सामने, मैप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर भगवा रंग नजर आ रहा है वहां वहां पर एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये बिहार का मानचित्र है इस वक्त, आप देख सकते हैं जहां हरा रंग वहां पर आरजेडी जो है बढ़त बनाए हुए है, और जो अन्य रंग है वहां पर जो अन्य घटक दल हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैप को अगर पहली नजर में हम देखते हैं तो भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। मुख्तार जी मैं आपको रुक करूंगा सर, जिस तरीके से वक्त बिहार के इस मानचित्र को हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पूरा मानचित्र भगवा में नजर आ रहा है। क्या 12-1 बजे के बाद जब स्थितियां क्लियर होती नजर आएंगी तो जो ये फिलहाल रुझान है वो परिणाम में बदलते हुए नजर आएंगे पूरी तरीके से? देखिए, अभी तो मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश होगा, मैंने एक चीज आपको शुरू से कही कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, और उस धुरंधर को फिर आगे अपने जो है वो मैदान में जो है वो तैयारी करके आगे चलना चाहिए। यही जो है वो लोकतंत्र का जो है रिवाज भी है और मिजाज भी है। अब ये जहाँ जीत की जलेबी होती है वहाँ हार का हलवा भी होता है, यही जनतंत्र का जो है वो जायका होता है। तो किसी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जी जीतना हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, सामंती अधिकार है। अरे वो तो जनता जो है लोकतंत्र की मालिक है भैया, तय करेगी कि तुम्हें क्या सत्ता के सिंहासन पे बैठाना है या तुम्हें जो है वो जमीन पे उतारना है। नकवी जी राकेश बोल रहा हूं। नकवी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं ने भारी संख्या में अपने वोट का प्रयोग किया, जिस तरह से जेन जी की जिक्र लगातार किया जा रहा था, क्या महिलाएं और जो युवा जो एम और वाई क्या जो है एनडीए के पक्ष में गया? जिस तरह से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा कि मैं तो कांग्रेस पर बहुत दुख करता हूँ। ये जो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस जो है वो कन्फ्यूज़न है, वो जो है वो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस कन्फ्यूज़न ने क्या किया है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जितने भी इनके साथी गठबंधन में आ रहे हैं या आए हैं, जिसको उन्होंने छुआ वो छूमंतर। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि समाज का हर तबका, चाहे महिलाएं हो, चाहे जो है वो नौजवान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे कमजोर तबका हो, चाहे किसान हो, वो हर तबका जो है वो सुशासन को चाहता है। वो जो है उसने जो है वो अपने गांव गली, चौक चौराहों, चौपालों पे जो है वो जंगल राज की री एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल। और अब क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए मैम। पुनीता जी धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत नकवी साहब की मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ और मैं इतनी देर से इसीलिए सुन रही थी क्योंकि काफी सीनियर भी हैं और काफी समय से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। पर ये बेसलेस और ब्रेनलेस वाली मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप बेसलेस और ब्रेनलेस वाली बात करते हैं, मैं आना नहीं चाह रही थी पर क्या करे, दुख हो जाता है। और मेरी ही कौम के लोग जब इस प्रकार की बात करते तो मुझे पूछना पड़ता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक कौम लोगों का मंगलसूत्र चुना लेगी, आप उसे बेसलेस और ब्रेनलेस कहते हैं? नहीं कहते। जब देश के गृह मंत्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अवैध जवाब ले राजनीति करने लगते हैं, जवाब ले लेते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, तो वो ब्रेनलेस और बेसलेस नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, चौथे नंबर पर चल रहे तेज प्रताप यादव, और देखिए लगातार पीछे होते